और इसीलिए सरकार ने अपने कानून का काम करते हुए आज वो जेल में, इसको जेल में भेजने का काम भी इसी सरकार ने किया। चाहे रामपाल हो, चाहे राम रहीम हो, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि यदि जिस प्रकार से पिछली सरकार 10-12 साल का टाइम पीरियड निकाल दिया, 12 साल तक इसका इस रूप को आगे नहीं बढ़ने दिया, ये भी तो सरकारों का काम था। सरकार की आप बताइए ना, आप जस्टिफाई करें, पुरानी सरकारों की बातें मत कीजिए। मौजूदा हालात में आपकी सरकार के 3 साल में 3 बार हरियाणा जला, इससे इनकार करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि 3 साल के अंदर रोहतक खड़े है ना, ये भी जला। जाट आरक्षण में, रामपाल प्रकरण में हरियाणा जला, राम रहीम के प्रकरण में हरियाणा जला। ये सब चीजें दूसरों की जरिए थी। जो सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी लोगों के माल और जान की हिफाजत है। कहाँ हिफाजत हुई? 40 लोग पंचकुला में मर गए। आरक्षण में कितने मरे वो लोगों को आपको पता है? कोई गुंडा खड़ा नहीं होगा। इस सरकार ये पाले किसने? आप उसकी जड़ की तरफ तो जाएंगे ना। राम रहीम गुंडा था, आपने बोला राम रहीम रामपाल जैसा गुंडा खड़ा नहीं होगा, आपने माना? एक मिनट, तो फिर उस गुंडे के दरबार में झुकने के लिए आपके मंत्री क्यों गए? आपकी पूरी सरकार क्यों गई? तब आपको पता नहीं था वो गुंडा है, तब आपको पता नहीं था वो गुंडा है, आज आपको पता लग गया वो गुंडा है। देखिए लोग नहीं, वो केवल सरकार नहीं, इस सरकार से पहली सरकारों ने घुटने नहीं वहाँ कर क्या? नहीं, जस्टिफाई नहीं, हम तो ये कह रहे कि ये पाप इकट्ठा किया किसने था? ये पाप किसने इकट्ठा किया था? उसका पाप नहीं ढोया, नहीं हमने खत्म किया, नहीं हमने नहीं। रामविलास शर्मा घुटनों के बल वहाँ क्या आज वो उस स्थान के ऊपर है। राम रहीम जहाँ चाहिए था, आज 500 आदमी हॉस्पिटल में है, 31 से ज्यादा जाने चले गई, लोगों की जान माल की हिफाजत नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे, लोग अपने काम धंधे में नहीं निकल पा रहे, चाय के लिए दूध नहीं है। पहुँचाया किसने? अंडर ट्रायल था, ये तो इस सरकार को पता ही था। अंडर ट्रायल होने के बाद सरकार उसके दरबार में क्यों गई? असल बात मुद्दा ये है, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे दी? क्यों 40 लोग मरने दिए गए? सरकार नैतिक जिम्मेदारी लेती है या नहीं, ये बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस पाप को ढोते ढोते हरियाणा ने 12-15 साल निकाल दिए, उस पाप को खत्म करने का श्रेय आप सबसे पहले तो उस पाप को आपकी सरकार ने सर पे रखा। 1 मिनट, सर पे रखा। आपकी सरकार वोट मांगने के लिए गई, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय और आपके कितने मंत्री वहां शुक्रिया अदा करने के लिए गए। हाँ, फिर उसके बाद अनिल विज ने जाके वहां पैसे दिए। यहाँ जहां आप रोहतक में खड़े हैं, यहाँ के मंत्री मनीष ग्रोवर ने पैसे दिए। हाल ही में आपके शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा घुटनों के बल गए। दान में नहीं दिया पैसा, उसके जो जिस प्रकार का एक जस्टिफाई होता। एक तरफ आपने कहा पाप था, पाप की गठरी थी, वो गुंडा था, वो पाप था, वो पाप का खत्म करने का काम इस सरकार। अरे आप दोहरे मानदंड, वो कोर्ट का फैसला है, वो सरकार इसका क्रेडिट ना ले, वो कोर्ट का फैसला है, सरकार ने उसको कोऑपरेट किया है। तो सजा भी मिलनी चाहिए उसको। राजनीतिक फायदा चाहिए था, देखो राजनीतिक फायदा। जब जाट आरक्षण हुआ तो 1% ये मान लेते हैं कि पता नहीं लग पाया, इतनी तेज चिंगारी उठी, इतनी चारों तरफ से भगदड़ मच गई, चलो। लेकिन इस बार तो 3 दिन पहले से कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दी, धारा 144 लगा दी, हो गई। उसके बाद भी हमने सब कुछ किया इस पाप को खत्म करने के लिए, जो सरकार को करना चाहिए था वो किया। अरे असल बात ये है, मेरा कहना ये है, अंडर ट्रायल अक्यूज है, उसके पास सरकार का जाने का, रिवार्ड देने का, पैसे देने का क्या मतलब बनता है? उसको एक बात बताइए ना, मैं सही बात, मैं इसीलिए तभी बता रहा हूँ, अंडर ट्रायल क्यों जाके पैसे देने का, उसको सारे तरीके से मदद करने का क्या मतलब बनता है सरकार का? मैं एक जस्टिफाई बात को पूछना चाहता हूँ कि अंडर ट्रायल किसी में भी किसी पर भी होता है, क्या उस ट्रायल के बाद एक यही चीज होती है कि वो सजायाफ्ता होगा, या उस ट्रायल के अंदर उसको बरी नहीं किया जा सकता? अभी आपने क्यों बोला कि वो पाप था, वो गुंडा था? आज वो सिद्ध कर दिया कोर्ट ने कि ये पाप था। जब तक ट्रायल था तब तक आप उसको वोट बैंक की राजनीति थी। बाबाओं को संरक्षण, अगर राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो उसके पीछे वोट बैंक की राजनीति होती है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। वो सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन ये चलता है। ये कल्चर खड़ा किया, ये राम रहीम से शुरू मत मानो, आप इसको भिंडरा वाले से मानो। वो किन किन को संरक्षण देके किन किन लोगों ने इस पाप को इकट्ठा किया और परंपरा बन रही है। लेकिन ये परंपरा कभी रुकेगी या नहीं, ये बताइए ना आप। आज हरियाणा जो जला, मुख्यमंत्री ने पहले कहा कि हमसे चूक हुई, आप मानते हैं चूक हुई?
नहीं, किस विषय में? अभी जो हुआ हाल ही में पंचकुला में, सिरसा में, सीएम साहब ने, इस सरकार ने ये माना कि हमसे चूक हुई। नहीं, मेरे तो नोटिस में नहीं है कि उसने, क्योंकि हमने जो प्रयास, हम जो मानते थे कि किस जितना विषय में, जिस अभी भी नहीं, इनको विषय बताना पड़ेगा। ये विषय पूछ रहे हैं आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण है और जिस प्रकार की घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में सरकार ने जो बेस्ट हो सकता था वो किया। और मैं ये कहता हूँ कि एक अपराधी को जितने दिनों तक संरक्षण मिला, उसका पाप का अंत इस सरकार ने सत्यव्रत जी, एक मिनट, मेरा बहुत ही सीधा सवाल आपसे है। अब सूत्रों के हवाले से, बहुत ही रिलायबल सूत्रों के हवाले से मेरे पास ये खबर है, आपने जानबूझ के, आपकी सरकार ने धारा 144 को इम्प्लीमेंट नहीं किया। आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट्स थी, आपको डर था, जिस बाबा के साथ आप लोग बात कर रहे थे वो बाबा कोर्ट नहीं पहुंचेगा और आपको फिर पुलिस लेकर कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहां जाना पड़ेगा। इस बात से आप डरते थे, इसलिए आपने धारा 144 लागू नहीं की। देखिए, ये आपके विचार हो सकते हैं, मेरे विचार नहीं। आप सूत्रों के बहाने से आप अपनी बात कहना चाहते हैं, वो स्वतंत्र है आप कहने का। लेकिन मैं मानता हूँ इस सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी एक पाप का अंत होना चाहिए था। उस अपराधी को जो जगह, सबसे बड़ी कामयाबी सरकार की ये है कि 38 लोग मर गए, 500 से ज्यादा घायल हो गए। एक पाप को जो ढोता आ रहा था हरियाणा, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट कर दी गई, वहां तक पहुंचाने का काम, वो हजारों करोड़ की संपत्ति उनसे जल्दी खत्म। इसका मतलब ये चाहती थी सरकार के और लंबा चले ये उपद्रव सरकार किस लिए है? उपद्रवियों की सुरक्षा के लिए है। कोई भी सरकार जानबूझ के दंगा कोई नहीं करवाती। पहले उनको श्रद्धालु बताया गया, जब धारा 144 थी कि ये श्रद्धालुओं के लिए धारा नहीं है, लेकिन जब उन्होंने उपद्रव किया, जब वहां पर हिंसा हुई तो उनको गुंडा बताया गया। तो पहले ये बताया जाए कि वो श्रद्धालु थे या गुंडे थे या वो देखिए, मनीष जी मैं एक बात करता हूँ। मनीष जी, न्याय की परिभाषा क्या है? मैं एक मर्डर करता हूँ और एक गाय पालता हूँ, मुझे गाय पालने का रिवार्ड अलग होगा और मर्डर का होगा। चलिए मुझे एक मिनट, सत्यव्रत जी की सेवा करने का एक मिनट, मुझे सिर्फ इतनी जवाब दे दीजिए। 3 साल में 3 बड़े मसले सरकार के सामने हुए, ये चैलेंज है, क्या इसका धब्बा सरकार मिटा पाएगी? ये बहुत बड़ा, ये तीनों चुनौतियां जो सामने आई, प्रस्तुतिवश आई, योजना से आई, या जो उसका समय था इसीलिए आई, और उन तीनों के अंदर जो बेस्ट हो सकता था वो किया और वो दोबारा से सिर मोड़ के नहीं आया। 3 साल में 3 बड़े मसले हुए हैं, अब आगे क्या लगता है? देखिए, सरकार को पूर्ण बहुमत मिला, 45-47 सीटें लेके सरकार सत्ता में आई और 3 साल में 30% के हिसाब से 90% सरकार जा चुकी है। 10% जो थोड़ा बहुत रह गया है वो इनका 5-7 महीने में सुपड़ा साफ हो जाएगा। विधानसभा तो बहुत दूर की बात है, मेंबर पंचायत भी कोई बीजेपी का हरियाणा में बहुत अच्छी बात है। मैं आपके ये जो विचार है, ये मन के लड्डू फीके क्यों, इसे बनाते रहें, लेकिन हरियाणा की और देश की जनता जानती है इन सब पाप कर्मों को पैदा करना। तौर पे मेरा तो सीधा तौर पे एक मानना है, 3 बड़े घटनाएं हुई हैं, तीनों घटनाओं में सरकार नदारत दिखी है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं का पक्के तौर पे फेलियर है, किसी भी तरीके से लोगों को अपनी सुरक्षा का आभास इन 3 घटनाओं के दौरान नहीं दिखा। चलिए, बेशुक्रिया सभी मेहमानों को हमसे बात करने के लिए। ग्राउंड जीरो रोहतक से मेरे साथ मेहमान जुड़े, लीगल एक्सपर्ट भी, बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता भी। हमने जानने और समझने की कोशिश की कि मौजूदा हालात में सरकार किस पोजीशन पर खड़ी है। 3 साल 3 बड़े जो मसले हैं सरकार के सामने खड़े हैं और आने वाले चुनाव में इनका जवाब तो सरकार को डेफिनेटली देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवजोत सिद्धू, तमाम जो जानकारी दी है, चर्चा हुई है।